आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पहली स्थिति दे रखी है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन और है, तो हम अभी सिर्फ पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये स्थिति क्या, इससे जो श्रेणी बनेगी वो एपी में है, हमको बताना है, ठीक है। और है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपए आपको दे रखा है, ठीक है। कितना है? 8 रुपए। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको यात्रा करना है, ठीक है। अब मान लो आप 4-5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की भी यात्रा कर रहे हैं। अब वो जो आपसे जो किराया लेने वाला व्यक्ति है वो ये बोलेगा आपको कि मैं पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? तो भाई आप पहला किलोमीटर कहीं पर भी जाओ, किधर भी डायरेक्शन में जाओ, आपसे पहले किलोमीटर के 15 रुपए लेगा, ठीक है। अब उसके बाद वो बोलता है कि अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा तुम चले तो मैं थोड़ा छूट दे दूंगा तुमको, और उसके बाद क्या हर किलोमीटर के लिए 15 नहीं लगेंगे, 8 रुपए ही देना पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ पहले किलोमीटर के 15 रुपए, उसके बाद तुम जितने भी किलोमीटर चलोगे मैं सिर्फ 8 रुपए लूंगा। तो आपको इससे एक सीरीज बनाना और पता करना है कि वो एपी में है तो क्यों है, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया तो उसने हमको दे दिया, कितना दे दिया? 15 रुपए। और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया भी दे रखा है, देखो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया भी आपको दे रखा है 8 रुपए। तो पहले किलोमीटर के बाद अगर हम दूसरा किलोमीटर चले तो हम लोग को किराया कितना देना पड़ेगा? देखो, तो अगर हम बात करें तो पहला किलोमीटर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा किलोमीटर कब आएगा? जब पहला किलोमीटर क्रॉस कर जाएंगे। तो पहले किलोमीटर तो 15 हुए, उसके बाद सेकंड किलोमीटर में कितने रुपए लगेंगे? अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए। तो ये हो जाएगा 15 + 8, मतलब सेकंड किलोमीटर में आपका हो जाएगा 23 रुपए। समझ में आया? या अगर आप 2 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए ले लेगा और उसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त का 8 है, मतलब अगर आप 2 किलोमीटर चले तो आपसे ले लेगा 23 रुपए, ठीक है। तो अगर आप प्रति किलोमीटर, मतलब आप तीसरा किलोमीटर चले, अगर मैं यहाँ 3 स्टेप्स सुना देता हूँ, ठीक है। पहले के लिए आपसे 15 लेगा, उसके बाद के लिए आपके 8 लेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 8 लेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? 15। तो आप अगर पहले किलोमीटर चलोगे तो 15, दूसरे किलोमीटर चलोगे तो 15 और 8 टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे किलोमीटर में जाओगे तो तब भी 8 और जुड़ जाएगा, तो ये 15 और 8 23 और 8, ठीक है। तो अगला क्या आएगा? प्रति किलोमीटर का 23 + 8, ये 23 31 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब आप चौथा किलोमीटर चलोगे तो प्रति किलोमीटर का तो 8 है ना, उसके बाद इस किलोमीटर का भी 8। तो देखो जरा, 15 तो ये है, 8 16 8 3 24, और 15 में 24 को जोड़ दोगे तो आप कितना हो जाएगा? 15 + 24 कितना हो जाएगा? 4 5 9 है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वैसे 23 और 8 31 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 39। तो बात वही है, 4 5 9 2 1 3 39, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। कैसे निकाला हमने? समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या था? अगर बच्चा लोग आप पहले किलोमीटर चले तो आपसे लेगा 15, उसके बाद के हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपए जोड़ता है। तो 2 किलोमीटर चले तो 15 और 8 23, 3 किलोमीटर चले तो 15 8 + 8, मतलब 16 और 15 31, ठीक है। और अगर 4 किलोमीटर चले तो पहले 15 फिर 8 फिर 8 फिर 8, ऐसे करके आप कितने पैसे दोगे उसको? 39 रुपए। तो इससे इस प्रकार आप देख रहे हो कि आपकी श्रेणी क्या बनेगी। तो श्रेणी बनेगी, पहले किलोमीटर का है 15 रुपए, उसके बाद का हो जाएगा 23 रुपए, फिर हो जाएगा 31 रुपए, फिर 39 रुपए, ठीक है। अब क्या ये एपी में है? ठीक है, एपी में है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। ये है हमारा A1, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, और ये इसी टाइप से सीरीज जाएगी, है ना। तो A2 में से A1 निकाला पहले हमने, तो A2 में से A1 निकालो, कितना? 23 - 15 करो, कितना आ रहा है आपका? 8 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। A3 में से A2 माइनस करो, मतलब 31 में से 23 घटाओ तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। A4 में से A3 मतलब 39 में से आप माइनस करोगे 31, तो अभी आपको कितना मिल जाएगा? 8। तो यहाँ देख रहे हो आपकी हर श्रेणी का सर्वांतर तो 8 ही आ रहा है ना। तो अतः श्रेणी एपी में है, ठीक है। श्रेणी किसमें है? एपी में, क्योंकि जिसका सर्वांतर समान होता है ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्टकट में एपी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है वो 8 आ रहा है, ये हमने निकाल के भी देख लिया। अगर A2 - A1 A3 - A2 ये सब बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सर्वांतर एक जैसा आ रहा है, सर्वांतर एक ऐसा आ रहा है, मतलब ये जो प्रश्न जो है इससे बनी हुई जो श्रेणी है, ये सूची जो है वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। कैसी है? समांतर श्रेणी, ठीक है। और प्रत्येक का सर्वांतर कितना है? 8 है। आई थिंक बच्चा लोग
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें बच्चा लोग, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन यानी सिलेंडर, जैसे मान लो अपने गैस टंकी होती है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें उपस्थित गैस या हवा की मात्रा, ठीक है, कब, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, आपको ये पता करना है, ठीक है, कि इससे जो सीरीज बनेगी वो एपी में है कि नहीं है और है तो क्यों है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन को फिर से समझो कि अगर आपके पास एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास, है ना, मेरे को तो नहीं बनाते आता, मैंने आपको बना के दे दिया कैसे भी। ये सिलेंडर है, इसमें हवा की मात्रा है, मान लो इसमें हवा भरी हुई, ठीक है, और आप पंप करता है, कोई भी व्यक्ति पंप करता है, तो जब हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर तुम एक बार पंप करोगे तो इसमें अभी 100% वायु है, ठीक है, तो 100 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो 100 का 1/4 कितना होता है 25, तो 25 भाग निकल गया इसमें, अब इसमें कितना बचा 75 बचा, ठीक है। फिर एक और पंप करेंगे तो 75/4 वाला भाग बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 75 में से 75/4 को घटा देंगे, उतनी फिर बचेगी। फिर उसका और एक बार पंप करेंगे तो फिर उसका भी 1/4 माइनस कर देंगे, फिर जो हवा बचेगी, ऐसे करके हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर आप लोग को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको समझे। मान लो शुरुआत में आपके पास 16 रुपए, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेके चलो। उसने क्या कहा कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो पहले आपके पास मान लो 16 रुपए थे, ठीक है, तो आप 16 का 1/4 आप दान दे दो किसी को भी, तो 16 पहले थे आपने, आप पहला पंप हुआ, मतलब आप पहली बार दान कर रहे हो, तो 16 का 1/4 दान कर रहे हो, तो कितना हो रहा है 4 दान कर रहे हो, ठीक है। आपके पास 16 रुपए थे और आप पहली बार में कितना दान कर रहे हो 4 रुपए, तो आपके पास कितने बचेंगे 16 - 4, आपके पास बचेंगे 12 रुपए। अब जब दूसरी बार भी आप 1/4 भाग दान करोगे तो 12 का 1/4 भाग दान करोगे, ठीक है, तो कितना भाग दान करोगे आप, सिर्फ 3 रुपए दान करोगे दूसरी बार में, ठीक है। तो दूसरी बार में दान करने के बाद आपके पास कितना बचेगा, तो 12 पहले बचा हुआ था, उसमें से 3 घटाओ, आपके पास बचेगा 9। समझ में आ रहा है? इस टाइप से हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते चलेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि प्रथम स्थिति में निकाली गई उससे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर में एक सिलेंडर है, उसमें V है, ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें V घन मीटर हवा भरी हुई है, ये हमारे पास सिलेंडर है और इसमें V घन मीटर हवा हमारे पास भरी हुई है, ठीक है। हमने कोई 10 घन मीटर 15 घन मीटर, आयतन को घन मीटर में नापते हैं, तो हमने कोई भी इस सिलेंडर में V घन मीटर हवा मान ली, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास माना कि बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा थी V घन मीटर, ठीक है। अब प्रथम स्थिति में निकाली गई हवा की मात्रा, तो भैया कितनी निकलती है, वो बोल रहा है कि जितनी है ना शेष हवा उसका 1/4 भाग निकलता है, तो V है आपके पास, तो V का 1/4 निकालना है, तो V का 1/4 V गुणा 1/4 मतलब V/4 आप निकाल रहे हो। आ गई बात समझ में? चलो इतनी आपने निकाल दी, अब आपके पास कितनी बचेगी, तो जितनी पहले थी उसमें से जितनी निकाल दी घटा दो तो आपके पास बच जाएगी। जैसे पहले 16 रुपए थे, 4 रुपए दान में दे दिए, आपके पास 12 बचे, तो यहाँ पे पहले V घन मीटर हवा थी, उसमें से आपने एक बार पंप करके जितनी थी उसका 1/4 निकाल दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 गुणा करो, 4V कम 4V, V कम V और 4 कम 4, तो हो जाएगा 3V/4। मतलब समझे, प्रथम पंप करने के बाद भी आपके पास 3V/4 बची हुई है। देखो बेलन में शेष बची हुई हवा की मात्रा, मतलब अगर इतनी ऊपर ऊपर की निकल गई तो इतनी बची हुई है हमारे पास, ठीक है। अब ये बची ना, इसका भी एक और पंप लगेगा, इसका पंप लगेगा तो कुछ और भाग इसका गायब हो जाएगा। अब कितना गायब होगा वो निकालते हैं, तो कितना गायब होता है, जितनी शेष हवा है ना उसका 1/4, तो अभी ये बची हुई हवा है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, शेष बची हुई हवा, ये है ना, इसका 1/4 वापस निकलेगी। देखो तो द्वितीय स्थिति में निकाली गई हवा की मात्रा सेकेंड में कितनी निकाल रहे हो, तो है कितनी, पहले 3V/4, उसका 1/4 निकालना है, ठीक है भाई। पहले का पंप करने के बाद जितनी बची उसको तो शेष बची कहेंगे, और शेष बची का 1/4 निकालना, तो ये शेष बची, इसका 1/4 कितना हो रहा है, 3V/16, ये हमको निकालना है, ठीक है। ये तो निकालना है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि निकाली गई हवा, ठीक है बेटा। अब देखो निकालने के बाद कितनी बचेगी, तो अतः बेलन में शेष बची हवा की मात्रा, तो पहले कितनी थी 3V/4, उसमें से क्या माइनस करना है 3V/16। अब 4 और 16 का एलसीएम लोगे तो आएगा 16। कैसे लेते हैं बता देता हूं मैं, देखो 4 और 16 को लिख लो एक साथ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बीच में कॉमा लगा दो, फिर 4, एक तो है ही 4 एकम 4, तो ये जो आया इसका गुणा कर लेना, एलसीएम आ जाता है 4 चौक 16, आगे एलसीएम। अब इस
इस संख्या इस भिन्न के हर से भाग दो, 4 से 16 में, मतलब 4 से एलसीएम में, तो 4 से 16 में भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। जो उत्तर आया उसका गुणा इसके आंसर में करो, तो 4 तिया 12v आ गया समझ में। 16 का 16 में तो एक ही बार भाग जाएगा, जो आया उसका आंसर में गुणा करो, तो ये 3v एकम 3v कितना आ रहा है? 9v बटे 16। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3/4 का होल वर्ग, और यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने? v। ठीक है, तो देखो प्रथम स्थिति में निकाली गई हवा की मात्रा इतनी थी, उसके बाद बची कितनी थी? ये बची हुई थी। ठीक है, और द्वितीय स्थिति में इतनी हवा तुमने निकाल दी, उसके बाद भी इतनी बच गई। समझ में आया? तो बची हुई हवा को देखो जरा, पहले पंप के बाद कितनी बची? 3/4 भी। ये पहले पंप के बाद बची हुई हवा, इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पंप हो गया, कुछ हवा निकल गई, फिर कितनी बची है? तो ये वाली बची हुई है, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो ये पहले पंप, ये दूसरे पंप में सबसे पहले कितनी थी? v। तो इससे एक श्रेणी बनाते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास पहले 16 रुपए थे, फिर मैंने कितने रुपए दान किए? उसका 1/4 मतलब 4 दान की, फिर मेरे पास कितने बचे? 12, फिर 12 का 1/4 मतलब कितने रुपए दान गया? 3 रुपए, फिर मेरे पास कितना बचा? 9 रुपए। समझ में आ रही बात? इस टाइप से श्रेणी बनते जाएगी। तो पहले जितने थे उतने ऐसे करके मैं उनको लिख रहा हूँ। तो ये पूरा कंटेंट मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लिखने की जगह है नहीं अब। तो चलो मैं मिटा रहा हूँ, मैं मुझे याद है कि क्या क्या है ना। ठीक है, अतः श्रेणी नीचे लिख दूं क्या? चलो उसको मिटा दिया मैंने। फिर भी पहले v था आपके पास, फिर आपने निकाला पहला पंप करके तो बचा था 3/4 भी, फिर दूसरा पंप करके निकाला तो क्या बचा? स्टार लगाया ये वाला 3/4 का वर्ग v। ठीक है, ये एक श्रेणी, और ऐसे करके 3 डॉट का मतलब अनंत तक जाएगी। अब ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा a2, ये हो गया हमारा a3। हम निकाल के देखते हैं अंतर, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो पहले हम क्या निकालेंगे? चूंकि a2 माइनस a1 है ना, तो a2 कितना है आपका? 3v/4, उसमें से क्या माइनस करोगे? v। ठीक है, तो करो तीर्यक गुणा, कितना आ रहा? 3v एकम 3v, 4v एकम 4v। ठीक है, और 4 एकम 4। अब 3v छोटी संख्या है, सॉरी 3v बड़ी संख्या है, 4v छोटी, क्योंकि 4 वाली माइनस की है, 3 वाली बड़ी की। अब माइनस और प्लस चिन्ह, विपरीत चिन्ह, घटाव होगा तो 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, 4 में से 3 घटा और उत्तर आएगा माइनस का। तो 4 में से 3 क्या? 1, और 1 क्या? v। ठीक है, बटे में कितना आएगा? 4। तो ये हो गया आपका a2 माइनस a1। ठीक है, अब आप निकालो यहाँ पे, ये तो हो गया a3 माइनस a2 निकालो। ठीक है, तो आप लोग क्या निकालोगे? a3 माइनस a2। तो a3 आपका कितना है? 9/16v है ना, इसको बोलते हैं 9/16। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16v, उसमें से क्या माइनस करेंगे? ये a2 मतलब 3/4v। तो देखो 16 और 4 का एलसीएम थोड़ी देर पहले लिया था, ये लिया यहाँ पर 16 आया था, फिर 16 एकम 16 तो ये 9 भी आएगा, और 4 से भाग दोगे तो 4 बार 4 तिया 12 भी आएगा, फिर तुम घटाओगे तो माइनस का 3v/16 उत्तर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हालात वही है कि छोटी संख्या जो है वो प्लस की, और बड़ी संख्या 12 जो है वो ऋणात्मक है ना। तो भाई चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो 12 में से 9 जाएगा, और चिन्ह 12 बड़ी संख्या, उसका चिन्ह आया माइनस का। तब देखो इनका सार्वंतर कहाँ से मारा? ठीक है, तो सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 है ना, अतः यह श्रेणी AP नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, कारण ऊपर दे दिया मैंने समांतर, क्योंकि भाई ये इनका सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये जो इस प्रश्न से जो हमारी श्रेणी बनी वो समांतर श्रेणी नहीं है। बस इसमें आपको ये समझना होता था कि अगर आपके पास जितनी वायु है उसका 1/4 भाग निकाल दो, फिर जितनी बची फिर उसका भी 1/4 निकाल दो, फिर जितनी बची उसका भी 1/4 निकाल दो। तो आपको अगर एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इसको वीडियो को पॉज करके फिर से उसको एक बार देखें। आई थिंक आपको सेकेंड बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड हो गया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चा लोग हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपए। अगर मान लो आप कुआं खुदवा रहे हो, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपकी जमीन है, आपने अगर 1 मीटर नीचे खुदवाया तो आपसे लेंगे 150 रुपए। ठीक है, अब आप आगे 1 मीटर और खुदवाओगे तो आपसे 150 ज्यादा, मतलब 2 मीटर के कितने हो जाएंगे? 200 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस 50, तो 3 मीटर के 250, ऐसे करके आपसे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो पहले मीटर का गड्ढा खोदने का पैसा होता है 150 रुपए, और उसके बाद अगर 1 मीटर और खोदा तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 150 और 50 कितने हुए? 2 मीटर के 200 रुपए। ठीक, बात समझ में आ रही बच्चा लोग आपको? तो 3 मीटर के कितने होंगे देखो जरा, पहले मीटर का 150, फिर दूसरे मीटर में 50 जोड़ दो, हर एक प्रत्येक मीटर में 50 रुपए लेगा उसके
उसके बाद, ठीक है। तो आपको पता भी चलते जाएगा ना भाई, 1 मीटर 150 रुपए, 2 मीटर में 150 50 200 रुपए, ठीक है। 3 मीटर में कितना 100 और ये हो गया 250 रुपए, समझ में आया। 4 मीटर में कितना हो रहा है, तो ये 150 और 150 300 रुपए, ठीक। इज दैट क्लियर राइट नाउ बच्चा लोग? यहाँ पे क्लियर बोल रखा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, हर एक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, भाई कितना पैसा लग रहा है कुआं खुदवाने में, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। पहले मीटर में 150 रुपए लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत पहले मीटर को खोदने में लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसका एक शेप बनेगा प्रॉपर। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत सिर्फ 50 रुपए बढ़ाते हैं वो, कि भाई अगर 2 मीटर खुदवाओगे तो 200 फिर 50 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, दूसरा मीटर खोदने में कितनी लागत आएगी, तो आप देख लो यहाँ पे कितनी है 200 रुपए, क्योंकि प्रथम मीटर की 150 है, फिर 50 बढ़ जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा, तृतीय मीटर में हो गया 250 रुपए, चतुर्थ मीटर में कितना हो गया था, तो आप देख सकते हो 300 रुपए, ठीक है। इस टाइप से आप सीरीज देख रहे हो, 150 200 रुपए है ना, रुपए आगे लिख लो आप लोग। पहले के समय में रुपए पीछे लिखा जाता था, सॉरी, अभी हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास अतः श्रेणी क्या बन रही, तो पहले आपके पास 150 रुपए लगे, फिर दूसरे मीटर में 200 लगे, फिर 250 लगे, फिर 300 लगे, ये आपकी श्रेणी बन रही, ठीक है। तो अब A2 माइनस A1 निकालो, तो ये रहा A2 और ये रहा A1, 200 में से 150 माइनस करो बच्चा लोग, कितना आ रहा आपका 50, ठीक है। A3 में से A2 माइनस करो, 250 में से 200 माइनस करो, तो आप देखोगे कि ये भी आ रहा है 50, ठीक है। फिर आप A4 में से A3 मतलब 300 में से 250 माइनस करो, तो भी आपका आ रहा है 50 आ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सब के सब बराबर आ रहे हैं, और कितना आ रहे हैं 50 आ रहे हैं, जो कि क्या है समान है, ठीक है। अतः हम पाते हैं कि प्राप्त श्रेणी जो है AP में है, ठीक है। ये जो श्रेणी हमको मिल रही है यहाँ पर, ये वाली श्रेणी ये जो है ना AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम है, जैसे यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी, तो सार्वंतर समान है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं सार्वंतर। तो A3 माइनस A4 माइनस A3 A3 माइनस A2 A2 माइनस A1 अगर बराबर आ रहा है, इट मीन्स बच्चा लोग कि सार्वंतर समान है, इसलिए ये श्रेणी जो है AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। आई थिंक बच्चा लोग आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 की बात करें बच्चा लोग, तो पहले का चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो हम लोग अमाउंट का सूत्र एक पता होना चाहिए मिश्र धन का। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब हर साल का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि उसने जमा की है, 8% की दर है साल भर की, और चक्रवृद्धि ब्याज पर वो जमा कर रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप लोग को पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन देखो तो प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन का सूत्र क्या आएगा, A1 बराबर, ठीक है, पहले साल की अमाउंट कितनी बनेगी, P1 + R% बाय 100 टू दी पावर n, ठीक है बच्चा लोग। पहले तो मिश्रधन निकालेंगे, फिर इसमें ब्याज ऐड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं वो अगले साल के लिए इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो तो एक अलग प्रोसेस हो गई, अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन कितना है, अमाउंट कितना है, भाई आपने किसी को पैसा दिया तो साल भर में आपको कितना मिल रहा है वहां पर, तो P पहले आपको कितने पैसे दिए गए, 10,000 रुपए दिए गए, ठीक है, ये हो गए आपके 10,000 रुपए, और 1 प्लस रेट आपकी 8% की है, और बटे में आ गया 100, और रेट का परसेंट कितना है, 8 है, सॉरी, ठीक है, रेट परसेंट होता है 8, और समय n, तो ये 1 साल की बात है, प्रथम साल की, तो 1 के लिए यहाँ 1 लिख लो। अब द्वितीय वर्ष के लिए सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ अमाउंट अगर निकालेंगे तो बच्चा लोग 1 + 8/100 और पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तृतीय वर्ष के लिए मिश्रधन का सूत्र यही आएगा, 1 + R/100 की पावर जो है वो 3, ऐसे 4 की, ऐसे 5 की पावर बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि श्रेणी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अतः श्रेणी। तो श्रेणी बच्चा लोग क्या मिल रही है, आप खुद ही देखो, 10,000 1 + 8/100, ठीक है, इसकी पावर 1, फिर कॉमा लगाया, अगला 10,000 फिर 1 + 8/100 की पूरे की पावर 2, फिर 10,000 है ना, फिर 1 + 8/100 और इस पूरे की पावर 3। तो इस टाइप से ये सीरीज जो है वो चलते चली जाएगी। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाते पहले। तो आइए A2 में से A1 को माइनस करते। क्या है A2, ये रहा 10,000 1 + 8/100, इसकी पावर है यहाँ पे 2, ठीक है, उसमें से माइनस करना है क्या, 10,000
1 प्लस 8/100 इसकी पावर 1 ही एक बार है। तो एक काम करते हैं 10,000 भी कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस 8/100 भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे 10,000, फिर ये भी ले लिया, 1 प्लस 8/100 भी एक बार ले लिया। तो यहाँ पर एक बार बचेगा क्या, 1 प्लस 8/100, ठीक है, ये एक बार बच गया आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बच रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज तो आपने कॉमन ले ली है। अब यहाँ क्या बच रहा है, 1 -1 और +1 तो कट जाएगा, आपके पास बचा 8/100। तो ये पूरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10,000 इंटू 1 प्लस 8, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 एकम 100, 8 एकम 8, तो हो जाएगा 108/100। अगर आप इस ब्रैकेट को पर्सनली सोल्व करोगे तो क्या आएगा 108/8, और ये आपके पास देखो ये ब्रैकेट में है पूरा, ये प्लस में, फिर ये भी ब्रैकेट में, तो गुणा होगा, तो गुणा में आप लोग लिखोगे किसको, ये तो कट गया ना 1 और -1, तो सिर्फ 8/100 बचा हुआ, तो ये 8/100। यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि ये संख्या प्लस की है ना। अब मैं होता समय मेरे पास जगह होती तो मैं 2 बार उतार देता, मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना है नहीं जगह वहाँ पे। आप यहाँ पे काट के देख सकते हो, काट दिया 4 0 को, आपके पास 108 में 8 का गुणा कर दो, तो 8 का 8 में गुणा करोगे तो 64 आएगा, 64, ठीक है, और 8 एकम 8 आ जाएगा। तो ये 864 जो है पहली का सर्वांतर आया। अब हमने क्या निकाला, A2 - A1। अब हम निकालते हैं A3 - A2। इसके लिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब कुछ मिटा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, A3 - A2 निकालना है, ठीक है बच्चा लोग, क्या निकालना है, A3 - A2, ठीक है। तो वो क्या है वहां पर देखें आप लोग इसको, 10,000, फिर 1 प्लस 8/100, इसकी पावर कितनी है 3, इसमें से क्या माइनस करें, A3 में से A2 है ना, मतलब 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 है। अब अगर हम इसको माइनस करें बच्चा लोग, तो ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लो पूरे को, तो यहाँ पे अगर कॉमन ले लोगे क्या आप, ये हो गया आपका 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ डिवाइड होगा, पूरा कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, एक बार ये बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस 8/100, है ना, ये एक बार बच गया। फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे आपको पता है ये पूरा चले गया, तो यहाँ पे आएगा ओनली 1। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 1 प्लस -1 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे 8/100 पिछली बार की तरफ बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको सोल्व कर ले पहले, तो ये 10,000 है, और इसको सोल्व करेंगे तो होगा 108/100, है ना। इसको अकेले को सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं, 1 प्लस 8/100 है, आप करो यहाँ पे 3 गुणा, 100 एकम 100, है ना, और 1 8 का 8 बार, और 100 एकम 100, तो आप देख रहे हो कि 108/8 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने 108/8 लिखा, और 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी घात 2 है, तो ये हो गया 108/100, सॉरी 108/8 बोल दिया वहाँ पे मैंने। यहाँ पे क्या है गुणा में, ये जो बचा 8/100। अब आप लोग इसको अगर कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, ये सारी चीज़ें बच गई। तो अगर आप देखोगे इसको कैलकुलेट करोगे, तो पहले तो 108 में 108 का गुणा करना, फिर 8 का, ठीक है। तो चलो 108 में हम गुणा करते हैं यहाँ पे 108 का, तो कितना आ रहा है 8 8 64, ठीक है, 8 एकम 8, फिर 0 0 0, फिर डबल क्रॉस 1 8 0 1 कर दो, 4 6 8 8 16, और ये 11,664 में फिर गुणा करना पड़ेगा 8 का, ऊपर 8 है ना, तो 8 से करो, 8 चौक 32 के 2 सिलाई 3, 8 6 48, 3 51 के 1 सिलाई 2, ओ सॉरी 5, 8 6 48 और 5 53 के 3 सिलाई 2, ओ सॉरी 5, 8 एकम 8 और 5 13 के 3 सिलाई 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9,312, है ना, मतलब 93,312, सॉरी बर्थडे में आ जाएगा यहाँ पर 100, तो काटोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 933.12। तो यहाँ देखो यार, पहले 864 आया और 933, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ A2 - A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2, इसलिए अब इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया, ठीक है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी मतलब AP नहीं है, AP नहीं है। समझ में आ गया, क्यों नहीं, उसका कारण भी दे दिया, क्योंकि इनके 2 क्रमागत पदों का बीच का जो अंतर निकाला गया है बच्चा, वो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई मेरा गलत भी हो गया तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना ना, मैंने आपको कंसेप्ट तो सिखा दिया, आई थिंक सही ही होगा, लेकिन हो सकता है गुणा में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप ये करके भी देख सकते हो। कहने का मतलब तो सीधे ही समझ में आ रहा है कि ये जो सार्वांतर है वो बराबर नहीं है, अतः ये चौथा प्रश्न जो बना है वो कोई समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। तो पहले के चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिए आप लोग को। बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन
क्वेश्चन सारे समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने हर एक फ्रेंड्स को भेजें, ताकि हिंदी मीडियम के इस शानदार कंसेप्ट वाले वीडियो का आनंद सभी बच्चे ले। पढ़ते रहिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।